स्टूडेंट्स। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन सब्जेक्ट लिया, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। इसके अंदर आपको थोड़ी चीज़ों को समझना ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा आते नहीं हैं। इसलिए क्या होगा, आप पैरेलली सैड सब्जेक्ट यानी कि हमारा जो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन वाला सब्जेक्ट है वो भी पढ़ सकते हो, और उसके साथ-साथ आपका जो डीबीएमएस और कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बच रहे हैं, प्लस उनके जो भी न्यूमेरिकल है, आप उनको भी साथ में सॉल्व कर सकते हो। इसलिए मैंने अभी यहाँ पे जावा नहीं लिया है, ताकि व्हाट आई एक्सपेक्ट कि जब तक हमारे सैड सब्जेक्ट खत्म होगा, तब तक आपकी डीबीएमएस और सीएन का भी काफ़ी मेजर पार्ट कवर हो चुका होगा। मेजर, और मैं चाह रही हूँ कि आपका 100% ही कंप्लीट हो जाए सीएन और डीबीएमएस वाला पार्ट भी, ताकि जब हम जावा स्टार्ट करें तो आप कंप्लीटली फोकस आपकी कोडिंग पे, प्रोग्रामिंग पे, और जो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं उन पे रख पाएँ। तो दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ जब तक ये सैड सब्जेक्ट चल रहा है, ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का आपके डीबीएमएस और सीएन सब्जेक्ट्स को भी, ताकि क्या है, सैड तो मैं पढ़ा ही रही हूँ, इसको आप पढ़ोगे, इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, ये आपको ईज़िली समझ में आ जाएँगे। इसके अलावा जो हमारे डीबीएमएस और सीएन है, उसके अंदर जितने टॉपिक्स हो, डीबीएमएस में तो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए, उसमें सिर्फ एक जॉइन एल्गोरिथम बच रहा है। सीएन में जो टॉपिक्स बच रहे हैं वो रोज़ अपडेट होते रहेंगे। उसकी आप चिंता मत करो कि हमने सैड स्टार्ट कर दिया तो सीएन सब्जेक्ट हमारा इनकम्प्लीट रहेगा। सीएन के सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं वो भी डेली अपडेट होंगे, प्लस सैड के वीडियोस भी अब आज से अपडेट होने लग जाएंगे। तो अब थोड़ा सा आपको टाइम क्रूशियली आपको यूज करना है, ताकि क्या है, आप सब सब्जेक्ट्स को पैरेलल चला सको। थोड़ा सा देखिए, अक्टूबर में हम मान के चल रहे हैं, हमारा एग्जाम है 27 अक्टूबर, उसकी जो डेट है वो दे रखी है, बट डेट कई बार होता है कि आप प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड ना हो जाए, तो हमें हमारी तैयारी पूरी रखनी है, ताकि हमें जब हमारा एग्जाम पास में आए तो हमारे क्योस क्रिएट ना हो जाए कि अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े। तो अगर आप 2-3 घंटे भी नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप 1 घंटा भी दे रहे हैं, बट एटलीस्ट आप कंसिस्टेंट रहिए। उससे क्या होगा, रोज तैयारी होती रहेगी, थोड़ी-थोड़ी कुछ ना कुछ हम आगे ही बढ़ेंगे। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ोगे तो कम से कम कोई तो आप टॉपिक पढ़ोगे, या कोई तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो उससे आपके कुछ तो तैयारी का पोर्शन कंप्लीट होगा। इसलिए डेटा को और आपकी जो तैयारी है उसको कंसिस्टेंट रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा पर्पस था आपके सैड सब्जेक्ट को यहाँ पे चालू करने का, और ये सब्जेक्ट को कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि इसके साथ-साथ आप आपके डीबीएमएस और सीएन को कंप्लीट कर लो, ताकि फिर हमारा एक बार कंप्लीटली फोकस हम हमारे प्रोग्रामिंग वाले पार्ट पे रख सकें, ताकि वो एक बार कंप्लीट हो गया तो उसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी क्वेश्चन में। और फिर जब हमारा रिवीजन फेज़ चलेगा तो उसमें हम वापस से इन सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ तो करेंगे ही। तो आई वांट कि आप एक बार सारा कंप्लीट कर लीजिए। एंड प्लीज़ दिस इज़ वन ऑफ माय रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप शेयर कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी भी इतनी मतलब हार्ड वर्क करने के बाद भी बहुत सब्सक्राइबर्स मेरे कम हैं या व्यूज़ कम आ रहे हैं। मे बी ये कारण हो सकता है कि लोगों को अभी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस चैनल की, क्योंकि चैनल्स की अवेयरनेस तभी होती है जब आप चैनल्स को शेयर करते हो, चैनल्स की पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वेस्ट फ्रॉम योर टीचर साइड कि प्लीज़ शेयर कीजिए चैनल को, ताकि आपकी चैनल की पॉपुलैरिटी, हमारे चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़े, और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा और आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट को प्रोड्यूस करने का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम हमारा सब्जेक्ट सैड। तो देखो, सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट आ गई। जैसे डीबीएमएस को पढ़ना था क्योंकि हमें डेटाबेस सीखना था कि कैसे मैनेज होता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना था क्योंकि हमें जानना था कि जब कोई डेटा ट्रांसफर होता है एक साइड से दूसरी साइड पे, तो वो डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। उसी तरीके से जो हमारा ये सब्जेक्ट है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, इसका क्या पर्पस है, कुछ तो रीजन है जिस वजह से ये टॉपिक आपका सिलेबस में इंक्लूड है। क्यों आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, क्यों ये सिलेबस आप पढ़ रहे हो, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो जो मेन आपके कॉन्सेप्ट्स हैं सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन को लेके, उसका हम आज ओवरव्यू देखेंगे, और फिर हम आगे के लेक्चर्स में 1 बाय 1 उनको डिटेल डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। हियर वी एक्सप्लोर द कोर प्रिंसिपल्स एसेंशियल फॉर योर इफेक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट। ओके, so if we start with the introduction, so see, system concept serves as the foundational building block of your system analysis and design. So in system analysis design, this system concepts are basically your foundational building blocks for your subject system analysis and design. यहाँ पे इसके concepts को समझना बहुत important है।
क्यों? ताकि अगर आप सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स यानी उसकी जो भी फंक्शनिंग्स है, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, उनको अगर आप समझोगे तो ही आप डेवलप कर पाओगे एक इफेक्टिव और एफिशिएंट सिस्टम को। तो हमारा जो इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो हम यहाँ पे देखेंगे की के हम यहाँ पे सिस्टम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है, कि कौन से की सिस्टम कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से यूज होते हैं और बाउंड्रीज कौन कौन सी यूज होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर। दूसरा हम इंपॉर्टेंस चेक करेंगे किसकी, यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंस की रिक्वायरमेंट्स जो हैं या नीड्स जो होती हैं यूजर की, उसको रिकॉग्नाइज करना क्यों जरूरी है और रिक्वायरमेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद उसकी फीजिबिलिटी स्टडी क्यों जरूरी है। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर आपको, क्योंकि आप सिस्टम किसके लिए बना रहे हो, एक एंड यूजर के लिए बना रहे हो, तो उस एंड यूजर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ही वो सिस्टम बनेगा। तो वो इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपको जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर होनी चाहिए, प्लस उन रिक्वायरमेंट्स को क्लियर होने के बाद उसकी फीजिबिलिटी स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है जब आप सिस्टम को डेवलप करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, प्लस सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, रिकॉग्नाइजिंग नीड्स और फीजिबिलिटी स्टडी के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा सिस्टम एनालिसिस मींस जो एनालिसिस वाला पार्ट है जो कि एनालिस्ट के थ्रू होता है, तो क्या क्रिटिकल रोल होता है आपका सिस्टम एनालिस्ट का जब आप रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो या फिर जब आप डेवलपमेंट प्रोसेस चालू कर रहे हो। यानी जो डेवलपिंग स्टेज है या फिर जो आपका रिक्वायरमेंट रिकॉग्नाइजेशन स्टेज है, उस केस में उस स्टेजेस में आपका सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम बेसिक ये देखेंगे कि होता क्या है सैट के अंदर, सैट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो सिस्टम वर्ड है वो एक तरीके से फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक क्यों है, ठीक है, ये सब हम आज के में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिस्टम के कॉन्सेप्ट से। अगर हम सिस्टम कॉन्सेप्ट डेफिनेशन देखना चाहें तो सबसे पहले अगर हम सिस्टम की डेफिनेशन देखना चाहें तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ योर इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे समझिए कॉलेज है या एक यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम होगा। जैसे आप कई बार क्या होता है, हम कहीं पे जॉब के लिए अगर हम जाते हैं, हम कहीं पे जॉब हमारे लगते हैं, तो हम कई बार होता है ना कि वहाँ पे अगर कोई आपका नोन है तो आप पूछते हो कि अच्छा क्या सिस्टम है, क्या कंपनी का सिस्टम है, क्या आपकी जो इंडस्ट्री है उसका सिस्टम क्या है। तो आप क्या जानना चाह रहे हो कि वहाँ पे कैसी रूल्स और फंक्शनिंग्स कैसे यूज होती है, ठीक है, वहाँ पे क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, क्या फंक्शनिंग्स परफॉर्म होती है सिस्टम को चलाने के लिए। इसलिए कई बार हम बहुत जनरली पूछ लेते हैं ना, जैसे कि अरे इंडस्ट्री का क्या सिस्टम है, या जैसे कोई कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए तो अगर उसके सीनियर्स हैं तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि कॉलेज का क्या सिस्टम है। तो देखो, आप बहुत जनरली उस सिस्टम वर्ड को यूज कर लेते हो, लेकिन वो क्यों आप यूज करते हो? क्योंकि उस टाइम पे आप क्या जानना चाह रहे हो कि उसके ऑपरेशंस क्या हैं, उस पर्टिकुलर कॉलेज के या इंडस्ट्री के, या उसकी फंक्शनिंग कैसे परफॉर्म होती है, उस पर क्या रूल्स इम्प्लाई होते हैं। तो बेसिकली वही चीज है कि सिस्टम जो है वो कलेक्शन किसका होता है? इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का, टू वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। जैसे अगर हम किसी कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं, जैसे टीचर हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, आपके नॉन एडमिन स्टाफ हो गए, एडमिन स्टाफ हो गए, नॉन टेक्निकल स्टाफ हो गए, ठीक है। तो जो आपका कॉलेज वो इन सब कंपोनेंट से मिलके बना होता है, यानी कि सब जो कंपोनेंट्स एक दूसरे पे इंटर रिलेट होते हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और सबका कॉमन गोल होता है। कॉमन गोल क्या होता है? टू प्रोवाइड अ क्वालिटी एजुकेशन टू दी स्टूडेंट्स। तो वो होता है हमारा सिस्टम। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सिस्टम एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज लाइक हिरार्की, इंटरैक्शन एंड इमरजेंस। एलिमेंट्स जो अगर हम बात करें कि सिस्टम के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, जैसे अगर हम एक कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर, या फिर आप कोई भी सिस्टम की बात करो तो उसके अंदर कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं। जो इनपुट्स को प्रोसेस करके आप क्या बनाते हो? आउटपुट। तो प्रोसेसेस हो जाएंगे आपके कंपोनेंट। उन आउटपुट्स के निकलने के बाद उन आउटपुट्स को जब आप यूज करते हो तो आप कुछ फीडबैक्स देते हो, तो फीडबैक हो जाएगा कंपोनेंट। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंट्रोल कंपोनेंट। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर सिस्टम। बाउंड्रीज की हम बात करें तो बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है? सिस्टम की कुछ बाउंड्रीज होती है जो कि उसको सेपरेट करती है एनवायरनमेंट से। जैसे कॉलेज, उसकी एक बाउंड्री, ऐसा नहीं है ना कि कॉलेज बिल्कुल ही ओपन है कि आप कहीं पे बैठ के पढ़ लो, ठीक है। कॉलेज की एक सर्टेन बाउंड्री होती है, या फिर आप समझिए कि जैसे क्लासेस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ईयर चलते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो हर क्लासेस की एक बाउंड्री होती है जो उसको अदर क्लासेस से सेपरेट करके रखती है। तो ये आपके सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो इसमें आपने सिस्टम की डेफिनेशन देखी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, एलिमेंट्स देखे और बाउंड्रीज देखी। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सिस्टम्स के यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्मूथ चलाने के लिए क्या होते हैं? जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे व्हीकल्स होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब है जैसे अगर
कोई व्हीकल है उसको लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट का इंडिकेटर देता है, राइट में जाना है तो राइट का इंडिकेटर देता है। तो उस इंडिकेटर से वो इंटरेक्ट कर रहा है पीछे वाले व्हीकल से कि भाई उसको किस तरफ मुड़ना है, ताकि क्या है उस अकॉर्डिंगली जो पीछे वाले व्हीकल हैं वो अपना एक्शन ले सके। या फिर जैसे कोई ट्रैफिक लाइट्स हो गई तो वो रूल्स आप इम्पोज करते हो ताकि आपका फ्लो जो है एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। या फिर जेब्रा क्रॉसिंग हो गई तो उसके कुछ अलग रूल्स हैं। तो ये एक तरीके से क्या पूरा सिस्टम है ताकि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो स्मूथली वर्क कर सके। इसी तरीके से इकोसिस्टम्स हो जाते हैं जिसके अंदर आपके प्लांट्स, एनिमल्स ये सब एक तरीके से इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है, ताकि आपका इकोसिस्टम जो है बेटर वे में वर्क कर सके। इसी तरीके से देखो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम में भी आपके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि आप क्या कर सको, एक गोल अचीव कर सको। गोल क्या हो सकता है, टू प्रोड्यूस आर वैल्यूएबल आउटपुट। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, आपकी सिस्टम यूनिट होती हैं, ठीक है, और आपकी मास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जैसे हार्ड डिस्क हो गई एंड एटसेट्रा। तो ये आपके एग्जांपल्स हो गए कुछ सिस्टम के। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में। तो देखो सिस्टम कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उसके एलिमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सिस्टम कॉन्सेप्ट्स को समझोगे तभी आप एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवा पाओगे यहाँ पे, जाके आप एनालाइज और डिजाइन कर सके किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को। जैसे आपको सपोज एक सिस्टम या एक आपको स्कूल से या किसी यूनिवर्सिटी से एक रिक्वायरमेंट आई है कि उनको एक ऑनलाइन फी का पोर्टल बनवाना है। तो जब तक आप उस ऑनलाइन फी के पोर्टल को नहीं समझोगे कि अच्छा वहां पे हमारे को स्टूडेंट की डिटेल्स चाहिए, उसका पास्ट डेटा चाहिए कि उसने कौन कौन सी फीस भर दी है, या फिर कोई पेनल्टी अगर लगी हुई है तो वो देखना है, उसको कौन सी सेमेस्टर की फीस भरनी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स, इन सबको एनालाइज करना, यानी कि आपको उस सिस्टम को फंक्शनिंग कैसे करवानी है, जब तक आप उस सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स नहीं समझोगे तब तक आप उसको एनालाइज या फिर उसको डिजाइन नहीं कर सकते। इसलिए सिस्टम के कॉन्सेप्ट समझना कि उसके एलिमेंट्स क्या यूज हो रहे हैं, उसमें कंपोनेंट्स आप कौन से यूज कर रहे हो, उसकी बाउंड्री क्या है, तो ये सब समझना बहुत जरूरी है अगर आप एक सिस्टम को बनाना चाहते हैं इन अ एफिशिएंट मैनर। ठीक है, तो क्योंकि सिस्टम कॉन्सेप्ट से आपको आइडेंटिफाई हो पाते हैं कि कंपोनेंट्स क्या है सिस्टम के, उसकी बाउंड्री क्या है और उसका बिहेवियर क्या है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंस है कि हम रिकॉग्नाइजिंग जो रिक्वायरमेंट्स है उनको गैदर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, प्लस उनकी फीजिबिलिटी स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो, सपोज एक यूजर आया और उसने बोला कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो ठीक है, उसे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, बट व्हाट सॉफ्टवेयर, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट्स, ठीक है, जब तक ये सब आपको पता ही नहीं होगा तो कौन से सॉफ्टवेयर पे आप वर्क करोगे। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप यूजर से क्या एक्सपेक्ट करोगे, रिक्वायरमेंट्स, कि यूजर ने बोला कि मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, देन ओके सर, अगर आपको जो सॉफ्टवेयर बनवाना है तो यू विल आस्क अबाउट द रिक्वायरमेंट्स, कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है सॉफ्टवेयर को लेके। So that you need to identify, and that is very important in your system development. So recognizing the needs and conducting the feasibilities lay the groundwork for your successful system development. They will work as a groundwork for your successful system development. They provide the insights into your project requirements, your constraints, your potential challenges. Also, the effective needs recognition and the feasibility assessment contribute to the development of a viable and sustainable system. अब अपने रिकॉग्नाइज तो कर लिया नीड्स को कि भाई ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर भी कर ली। Now, after gathering the requirement, what you will do? You need to do the feasibility study on that requirement. मतलब आप क्या देखोगे कि जो यूजर को सॉफ्टवेयर बनवाना है, जो भी सिस्टम बनवाना है, सपोज उसकी रिक्वायरमेंट्स आपने ली, वो रिक्वायरमेंट्स आपने पढ़ी, डिस्कस करी, उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी फीजिबिलिटी देखोगे कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या उस सॉफ्टवेयर के लिए या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए फीजिबल है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपने वो सॉफ्टवेयर को कॉन्ट्रैक्ट आपने ले लिया कि भाई हाँ ये सिस्टम हम बना देंगे, और पता चल रहा है कि उस सिस्टम की कॉस्ट जो है वो बेनिफिट से भी ज्यादा आ रही है, यानी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस केस में तो हमारी कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर भी हम नहीं बना सकते। तो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के बाद फीजिबिलिटी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका फीजिबली स्कोप कितना है, चाहे आप इकोनॉमिकली देख लो, चाहे टेक्निकली देख लो, या मार्केट में या बिजनेस में उसका स्कोप कितना है, यानी कि वो वर्थ है या नहीं, वो सॉफ्टवेयर बनाना वर्थ है या नहीं, वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे फीजिबिलिटी स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये रोल्स होते हैं इसके।
नेक्स्ट, सिस्टम एनालिस्ट का रोल अगर हम देखें तो सिस्टम एनालिस्ट का रोल क्या होता है, तो अगर सिस्टम एनालिस्ट का रोल देखना है तो पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझनी पड़ेंगी। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? फर्स्ट होता है गैदर एंड एनालाइज द यूजर रिक्वायरमेंट्स थ्रू इंटरव्यू, सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले यूजर रिक्वायरमेंट्स को समझना कैसे, चाहे इंटरव्यू से या सर्वे से या ऑब्जर्वेशन से, सबसे पहले वो गैदर करता है और एनालाइज करता है यूजर की रिक्वायरमेंट्स को। उसके बाद क्या करता है? ट्रांसलेट करता है यूजर की रिक्वायरमेंट्स को इनटू द सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है, ताकि क्या हो, आप अलाइनमेंट परफॉर्म कर सके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव पे। जो भी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, आपने यूजर की रिक्वायरमेंट्स ली, उनको गैदर किया, उनको एनालाइज किया, फिर उसको आप ट्रांसलेट करोगे सिस्टम की रिक्वायरमेंट में। मींस सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में उसको ट्रांसलेट करता है ताकि आप प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। और इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? कोलैबोरेट करता है स्टेक होल्डर्स के साथ ताकि आप डिफाइन कर सके सिस्टम का स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। ऑल्सो डेवलप करता है सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को, चाहे वो फंक्शनल हो या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो, दोनों को डेवलप करेगा उनकी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस को। नेक्स्ट क्या फैसिलिटेट करवाता है? कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। कम्युनिकेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी आपकी सिस्टम एनालिस्ट की होती है। वो फैसिलिटेट करवाएगा कम्युनिकेशन किनके बीच में? स्टेक होल्डर, डेवलपर और अदर प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स के बीच में। ओके, सो दीज आर द रोल ऑफ योर सिस्टम एनालिस्ट, मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा और भी क्या रोल होते हैं आपके सिस्टम एनालिस्ट के? वो गाइड करेगा आपके डेवलपमेंट प्रोसेस को, ठीक है। आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली, फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, अब उसके बाद आपका जब डेवलपमेंट स्टेज चलता है, डेवलपमेंट स्टेज में वो क्या करता है? गाइड करता है डेवलपमेंट प्रोसेस को। इसमें क्या कर देगा? ये आपकी इंसेप्शन से, यानी कि जो आपका सिस्टम है उसको फ्रॉम इंसेप्शन टू इम्प्लीमेंटेशन पे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी सिस्टम एनालिस्ट की होती है। उसमें वो क्या करता है? थ्रू आउट द इंसेप्शन टू इम्प्लीमेंटेशन स्टेज इट विल गाइड द all the operations, all the components for performing the efficient way to develop a good system. सो हाउ इट विल इंटरेक्ट और इट विल सर्व, ये क्या करेगा? एक तरीके से ये इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है आपके जो एंड यूजर है और टेक्निकल टीम्स के बीच में। क्योंकि एंड यूजर को सपोज टेक्निकलिटी का नॉलेज नहीं है, बट उसको एक सिस्टम बनवाना है, तो वो सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल होता है? वो एक तरीके से इंटरेक्शन की तरह इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है आपके एंड यूजर और टेक्निकल टीम्स के बीच में, ताकि क्या हो, जो टेक्निकल टीम्स है उनको यूजर की नीड्स जो है वो पता हो, स्पेसिफिकली क्लियरली पता हो, और जो यूजर नीड्स है वो आप इंश्योर कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट यूज देयर एक्सपर्टीज टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क, एंटिसिपेट द चैलेंजेस एंड प्रपोज द सॉल्यूशन। अगर कोई रिस्क आते हैं तो उसको वो आइडेंटिफाई कर पाए, उनको एंटिसिपेट कर पाए चैलेंजेस को, और उनके लिए सॉल्यूशंस को प्रपोज कर पाए, ठीक है। इसके अलावा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है आपकी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन में? See, the system analyst expertise and insights contribute to the success of system development project. System analyst is a very important person in your system analysis and design, because with his expertise or insights, it will contribute to the success of system development projects. Their role is essential in bridging the gap between user requirements and the technical implementation, and this analyst also facilitate the collaboration, promote the understanding and ensure that system meets user need effectively, ठीक है। सिस्टम जो है वो आपकी यूजर नीड से इफेक्टिवली मीट कर सके, इसके लिए भी कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करवाता है, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करवाता है, ठीक है। तो ये था हमारा इस लेक्चर का टॉपिक का कंप्लीट कंक्लूजन कि हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा। तो हमने यहाँ देखा कि सिस्टम कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उसके एलिमेंट्स, बाउंड्रीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है आपकी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर। उसके बाद हमने देखा कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नीड्स एंड द फीजिबिलिटी स्टडी, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस हियर we have discussed here what are the role of your system analysis, क्या उसकी responsibilities होती हैं, कैसे वो guidance provide करवाता है, और कैसे उसकी जो एक्सपर्टीज है वो हेल्प करती है एक एफिशिएंट और इफेक्टिव सिस्टम बनाने में। तो ये आज हमने पढ़ा था बेसिकली जो सिस्टम एनालिसिस डिजाइन सब्जेक्ट है उसका ओवरव्यू, कि उसके अंदर बेसिकली आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है, फ्रॉम इंसेप्शन टू इम्प्लीमेंटेशन। नाउ वी विल डिस्कस ईच टर्म इन अ डिटेल्ड मैनर इन द फर्दर लेक्चर्स। तो आई होप आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा लगा होगा। तो ये अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को। थैंक यू।